Hello and what's up everyone? I hope you're doing great and आप सबको नमस्ते. So video is very important for you if you are inside Canada and if you are outside Canada. मैं तीन चीज़ों के रिगार्डिंग बात करूँगा. तीन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है LMI के रिगार्डिंग. That means कि what you have to do right now अगर आप अप्लाई कर रहे हो LMI के लिए या अप्लाई करने वाले हो या आपने अप्लाई ऑलरेडी किया हुआ है and which province you have to move and which industry you have to move. Secondly, मैं बात करूँगा आवर्स के रिगार्डिंग. चाहे आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, फुल टाइम जॉब करते हो, जिससे मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज में आपको कितने आवर्स आपको करने हैं जिससे आप अचीव कर पाओ एज एन फुल टाइम एम्प्लॉय फॉर द मिनिमम 1 ईयर कि आपको इतने आवर्स करने होंगे जिससे आप एलिजिबल होगे. चाहे पार्ट टाइम भी करो, क्या वो काउंट होगे या नहीं होगे. एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें बात करूँगा तीसरी पिया के रिगार्डिंग कि अभी जितने भी चेंज आया कैटेगरी के अंदर कि व्हाट यू हैव टू डू जिससे आपका पिया का पाथवे इजी हो जाए. चाहे आप इनसाइड हो आउटसाइड हो, आपको किस पाथवे को चूज करना है जिससे आपके पास पॉसिबिलिटी ज्यादा हो इन टर्म्स ऑफ पीआर के लिए. लिसन इट वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. एंड ये भी बताऊंगा कि कितना स्कोर अभी आपको अचीव करना है जिससे आपके पॉसिबिलिटी चांसेस बहुत हाई हो टू गेट अ पीआर. एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको एक चीज बहुत लाइक सिंपल वे में स्पेसिफाई कर देता हूँ. देर आर मोर देन 3 million immigrants that is on temporary visa. I repeat, on temporary visa more than 3 billion peoples. पीआर के लिए जो स्लॉट्स है वो ओवरऑल 7 लाख है 25 में 26 में 27 में मिला के. एंड इट्स कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है. कैनेडियन गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, ना ही उनका कोई सिर पैर है अगर मैं ट्रस्ट सीरियसली बताऊँ तो. और इमिग्रेशन का वहाँ पे कोई सिर पैर नहीं है. हर महीने हर हफ्ते कुछ ना कुछ रूल्स चेंज होते हैं. जो दिल चाहे किसी कैटेगरी को आगे बढ़ा देंगे, जो दिल चाहे किसी कैटेगरी को डाउन कर देंगे. कोई सिस्टमैटिक नहीं है. देखो मैं आपको इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, वैसे ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है. अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1+1 कोर्स में आ रहे हो इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीजा आफ्टर 12th, I would say you are wasting your money. You are wasting your money. Never come. Never ever. It's just a waste of money. It's better डू सम डिग्री इन योर होम कंट्री एंड लर्न स्किल्स. डिग्री मत करो, सिर्फ स्किल सीखो. चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग का हो, डिजिटल मार्केटिंग का हो, मार्शल आर्ट्स का करो, आप आगे एनालिस्ट का डाटा एनालिस्ट का करो. बहुत सारी चीजें करने के लिए. अभी हम कुकिंग, मैकेनिक, प्लम्बर ये चीजें भी कर सकते हो. स्विमिंग भी सीखो, सब कुछ सीखो. स्किल्स आपके पास होनी चाहिए. एक नहीं बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए. डिग्री जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. आज के टाइम पे डिग्री विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ गारंटी, इवन नॉट श्योरिटी टू गिव यू एनी काइंड ऑफ that you will get a job. जॉब सीकर मत बनो, जॉब देने वाले बनो. ठीक है, वो बाकी बात है, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको जॉब देनी है लेनी है. मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा. इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनीथिंग एंड इफ यू वांट टू फाइल एनी काइंड ऑफ वीजा, चाहे वो आपको वर्क परमिट के लिए हो, विजिटर वीजा हो, टूरिस्ट वीजा हो, स्टडी वीजा हो, just DM me on WhatsApp, DM me on Instagram. I will definitely help you out. And if you need any, and if you have any questions, किसी भी तरह के, just take a session. एंड कुछ भी क्वेश्चंस हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. शुरुआत करते हैं, बात करते हैं आज की मेन टॉपिक से LMI के रिगार्डिंग. एंड एवरीबडी नोस व्हाट इज LMI. दैट इज लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट. फॉर एग्जाम्पल किसी भी कैनेडियन एम्प्लॉयर को, बिजनेस ओनर को किसी फॉरेन वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स ऐसे एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है जो उसको कनाडा में नहीं मिलता, तो फॉरेन वर्कर के लिए अप्लाई करता है. वो एक डॉक्यूमेंट अप्लाई करता है, वो फाइल करता है ASDC के अंदर कि आई नीड अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय from outside Canada because I'm not able to find a employee in my home country. मैंने जॉब डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पर डाले, मुझे वैसा बंदा नहीं मिला. मैंने इंटरव्यू भी दिए, इंटरव्यू भी कंडक्ट कराए, बिकॉज मुझे वैसा जेन्युइन पर्सन या वैसा एम्प्लॉय नहीं मिला जो सारी उस जॉब की फुलफिल कर सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सके. सो आई नीड LMI. आई हैव टू हायर समवन फ्रॉम आउटसाइड कैनेडा. फॉर दिस वी नीड LMI इन सिंपल लैंग्वेज. एवरीबडी नो इन सितंबर मंथ ऑफ सितंबर 2024 को LMI क्लोज हो चुका है. लो वेज LMI, मीडियम वेज, हाई वेज अभी भी ओपन है. लो वेज LMI क्लोज हो चुका है 3 सितंबर को क्यूबेक प्रोविंस में, 26 सितंबर को बाकी सब प्रोविंस में. सो अगर आप लो वेज में फाइल भी करते हो, आपकी फाइल प्रोसेस नहीं होगी. इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी एंड डोंट गो फॉर इट. दूसरी चीज, क्यूबेक में बहुत डिफरेंट रूल्स चलते हैं इन टर्म्स ऑफ LMI के रिगार्डिंग. 3 सितंबर को क्यूबेक ने सबसे पहले बंद किया था लो वेज LMI. लो वेज में तभी पॉसिबिलिटी है या तो आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो या तो आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो, तब पॉसिबिलिटी है, तब 50-50 चांसेस है. होने को हो जाएगा, नहीं होने को नहीं होगा. बट एक चीज याद रखना, क्यूबेक में मत जाना कभी भी, बिकॉज गेटिंग इनटू द क्यूबेक एंड गेटिंग इनटू द वर्क परमिट वुड बी वेरी हार्ड. अगर मिल भी जाता है, गेटिंग इनटू द PR पाथवे इट्स वेरी हार्ड राइट नाउ. until and unless if you know French
एंड इफ यू क्लियर द TCF TEF एग्जाम तब पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है, उसमें भी फिर 50-50 चांसेस है। इट्स ऑल डिपेंड का कितना स्कोर बन रहा है। सो क्यूबेक से एक न्यूज़ है, क्यूबेक एक्सटेंड सस्पेंशन ऑफ लो वेज LMI, जैसा मैंने पहले कहा, Quebec extends suspension of low-wage LMI in Montreal and Lowell until November 30, 2025. Applies to the job with wages below 27.47 Canadian dollars in this region. So suspension of LMI low-wage job application during the period would not be processed. In simple language, अगर आपने सितंबर से पहले फाइल करी हुई है तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली आगे प्रोसेस होगी, बट अगर किसी ने सितंबर से पहले फाइल करी हुई, उसको अभी तक LMI नहीं मिला, तो 99.9% आई विल गिव यू गारंटी नॉट श्योरिटी कि आपको LMI मिलने भी नहीं वाला। और हमेशा अगर आप LMI पे जाते भी हो तो ऑलवेज गो इनटू द प्री अप्रूव्ड LMI। दैट मीन्स LMI इज ऑलरेडी अप्रूव्ड एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट। देयर इज नो बेनिफिट ऑफ गोइंग इनटू द मीन्स LMI अप्लाई करो, कोई फायदा नहीं है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज काउंटिंग आवर्स के रिगार्डिंग, कि मुझे कितने, अगर मैं इतने आवर्स करता हूँ क्या मैं फुल टाइम के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। मैं आपको इसको एग्जांपल देके समझाऊंगा। लिसन वेरी केयरफुली। हाउ टू काउंट योर वर्क आवर्स। अगर आप 1 ईयर के लिए वर्क करते हो देन यू नीड टू अचीव 1560 आवर्स रिक्वायरमेंट इन अ फ्यू 1560 आवर्स इन सिंपल लैंग्वेज। दैट मीन्स आपके पास 30 आवर्स मिनिमम होने चाहिए हर वीक, तभी आप एलिजिबल होगे। For example, full time at one job up to 30 hours a week for 12 months, 30 hours for week for 12 months, 1 year full time, that means 1560 hours तब होता है एलिजिबल। या इक्वल अमाउंट इन पार्ट टाइम वर्क, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 15 घंटे काम करते हो एक हफ्ते में 24 महीने के अंदर, तो वो होते हैं 1560 आवर, तो वो भी फुल टाइम ही काउंट किया जाएगा। एंड तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है, फुल टाइम एट मोर देन वन जॉब मीन्स 30 आवर्स अ वीक फॉर 12 months at more than one job equals to 1 year full time hours। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 जॉब है, एक हेल्थ इंडस्ट्री में, आप जैसे मान लीजिए आप PSW में आप वर्क कर रहे हो, पर्सनल सपोर्ट वर्कर में, वहां पे आपको 20 घंटे मिल रहे हैं आपको एक हफ्ते के अंदर, और दूसरी जगह आप फूड काउंटर अटेंडेंट की जॉब कर रहे हो, वहां पे आपको 12 घंटे मिल रहे हैं। दैट मीन्स ओवरऑल जो आपके आवर्स हो गए 32 आवर्स हो गए, तो वो तो आपकी फुल टाइम काउंट होगी। मीन्स इना अगर आप एक साल पूरा ऐसा करते हो वो फुल टाइम काउंट होगी। लेकिन याद रखना, अगर आप 20 घंटे काम करते हो PSW के अंदर और आप सोचो कि मैं हेल्थ केयर कैटेगरी के अंदर भी क्या एलिजिबल होगा, अगर मैं 20 घंटे काम करता हूँ PSW के अंदर या किसी भी और तरह की जॉब हो और 12 घंटे काम करता हूँ फूड काउंटर अटेंडेंट में, क्या मैं हेल्थ केयर के अंदर एलिजिबल होगा? नहीं होगे। अगर आप एलिजिबल होना है अंडर द PNP या किसी पर्टिकुलर पाथवे के अंदर या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, यू नीड अ 30 आवर्स पर वीक एट अ पर्टिकुलर उस सिंगल जॉब के अंदर। अगर आप हेल्थ केयर के अंदर बात करोगे तो आपको हेल्थ केयर के अंदर ही 30 घंटे चाहिए होंगे। अगर आप ट्रेड की बात करते हो तो उस पर्टिकुलर ट्रेड इंडस्ट्री के अंदर आपको 30 आवर्स चाहिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए अभी कुक आ गया ट्रेड के अंदर, तो आपको कुक 20 आवर्स मिलते हैं, किचन हेल्पर या मान लीजिए कुक 20 आवर्स मिलते हैं और आपको फूड काउंटर अटेंडेंट की जॉब में 10 घंटे मिलते हैं। क्या आप कुक इंडस्ट्री के अंदर ट्रेड कैटेगरी के अंदर एलिजिबल होगे? आप नहीं एलिजिबल होगे। आपको 30 आवर्स कुक के अंदर ही चाहिए, उस जॉब के अंदर ही चाहिए, उस NOC कोड के अंदर ही चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी है कि आप उसके अंदर एलिजिबल होगे, अदरवाइज एलिजिबल नहीं होगे। देखो एवरीबडी नोज कनाडा गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्ट्रीम्स निकालती है, बहुत सारी स्ट्रीम्स बंद कर देती है, बहुत सारे पायलट प्रोग्राम्स निकालती है, बहुत सारे पायलट प्रोग्राम्स बंद कर देती है, क्योंकि कोई सिर पैर नहीं है, कुछ नहीं पता करना क्या चाहते हैं। एक चीज याद रखना हमेशा, और मैं ये बहुत बोल चुका हूँ, कनाडा की स्टडी अगर आप सोच रहे हो कि कोई 30 मार्क खाना है तो आप थोड़ा बेवकूफ ही नहीं है। इट्स जस्ट अ पाथवे टू गेट इनटू द कनाडा, नो बडी स्टडी देयर। उनकी जो स्टडी है ना, रट्टाफिकेशन है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1+1 की जीरो वैल्यू है, एंड दे विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ नॉलेज or any kind of practical skills to get any kind of even a simple job. It's all depend upon your hard work, experience and your means आपकी नॉलेज के ऊपर। जो भी जॉब मिलेगी आपको अपने बलबूते मिलेगी, वहाँ की स्टडी कोई 30 मार्क का नहीं है, जस्ट अ पाथवे टू गेट इनटू द कनाडा।
अब मैं बात करता हूँ कैटेगरी बेस्ड स्टॉक के अंदर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता रहा था कि फ्रैंकोफोन कैटेगरी है, ट्रेड कैटेगरी है, कंस्ट्रक्शन कैटेगरी है, हेल्थ केयर कैटेगरी है, फार्मिंग एग्रीकल्चर कैटेगरी है, ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी को बंद कर दिया गया है, एजुकेशन कैटेगरी नई लॉन्च की गई है। अभी सिनेरियो क्या है कि अगर आपको लगता है कि आई नीड अ पीआर, आई हैव अ बिगर गोल्स, बिल्कुल जाओ, बट मेक श्योर ये देखो कि आपका स्कोर कैसे बन रहा है सीआरएस। और आपका सीआरएस स्कोर बनता है आपकी प्रोफाइल कैसे, आपका ओवरऑल स्कोर काउंट होता है आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन, आप सिंगल है, मैरिड है, आपकी जो आपकी पोजीशन क्या है, आप किस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, आपका आईएलटीएस का सेल्फ में जो भी आप एग्जाम देते हो, जनरल एग्जाम फॉर द पीआर, उसमें कितना स्कोर आता है, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि इसके वजह से बहुत सारी चीज़ें फ्लक्चुएट होती है और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स भी आपको मिलता है। ये भी मैटर करता है कि आपके पास कितने ही ईयर्स का एक्सपीरियंस है और किस इंडस्ट्री में क्या आपकी जॉब की पोजीशन है, तो ये सब मैटर करती है। अगर आपको मैं कैटेगरी बेस के अंदर बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए कि अगर आप हेल्थ केयर के अंदर फाइल करते हो तो आपका एटलीस्ट सीआरएस स्कोर 463 से 490 के बीच में जाएगा। मतलब ये मान लीजिए कि अगर आप हेल्थ केयर के अंदर भी करते हो तो आपका स्कोर 470 है ना, या 460 भी है, स्टिल यू हैव ए हायर चांसेस टू गेट इनटू द पीआर पाथवे। दूसरी चीज, अगर आप ईसी के अंदर करते हो तो 400 से 450 के बीच में आता है तो आपके पास चांसेस ज्यादा है। 440 तक आता है तो चांस आर वेरी हाई टू गेट इनटू द पीआर पाथवे। 400 से 440 करते हो कुक के अंदर तो चांसेस फॉर यू टू गेट इनटू द पीआर पाथवे इट वुड बी वेरी हाई, चाहे आप इनसाइड हो आउटसाइड हो। लेकिन पहले प्रायोरिटी इनसाइड वालों को मिलती है, आउटसाइड वालों को नहीं मिलती। जिनके पास सीसी का एक्सपीरियंस है उनको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है। और अच्छा एक चीज़ और बता दूं, कुक का अभी तक कोई ड्रॉ आया नहीं है कोई, क्योंकि अभी अभी जस्ट ऐड हुआ है ट्रेड कैटेगरी के अंदर। तो अभी ड्रॉ आएगा, सो वी विल गेट टू नो कि कितना स्कोर बनेगा। इट जस्ट अ एग्जम्पशन। अगर मैं सबको स्टेम के रिगार्डिंग बात करूं तो स्टेम के अंदर 465 से 490 का 480 भी स्कोर है ना, स्टिल अगर आपको 480 भी स्कोर है और आपके पास सीसी का एक्सपीरियंस है, चांसेस आर वेरी हाई फॉर यू इन टर्म्स ऑफ पीआर एज कम्पेयर टू दोस्त जो आउटसाइड लगा रहे हैं। उसका एक ही रीजन है, जैसा आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था, कनाडा में मोर देन 3 मिलियन टेम्परेरी वर्कर्स है एंड कैनेडियन गवर्नमेंट का एक ही फोकस है, या तो इनको बाहर निकालो, हटाओ, या तो इनको पीआर दो, जिनको पीआर के लिए एलिजिबल होते हैं वो पीआर दो, और या तो इनको बाय बाय करो कि यू हैव टू गो बैक टू होम कंट्री। दिस इज द रीजन कैनेडियन गवर्नमेंट ना ही विजिटर वीजा दे रही है, ना ही टूरिस्ट वीजा दे रही है, ना ही एलएमआई दे रही है, ना ही वर्क परमिट दे रही है, और सब सारे के सारे वीजा कैंसिल कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। इवन आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, अच्छी है, स्टिल यू विल गेट अ चांस, स्टिल यू विल हैविंग अ मोर चांसेस और हायर चांसेस टू गेट ऑफ टू फॉर द रिजेक्शन। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है स्टिल यू विल गेट अ रिजेक्शन। मैंने एक बार नहीं, कम से कम मेरे पास अराउंड मोर देन 100 प्रोफाइल्स ऐसे आ चुकी है जिनकी प्रोफाइल अच्छी थी, स्टिल दे आर रिजेक्टेड। इवन स्टडी वीज़ा पे भी रिजेक्ट कर रही है। अगर आपका आइल्स में स्कोर 8.5, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और एग्जांपल भी मैंने ऊपर लाइव दिखाया भी था। उस पर्सन का स्कोर 7.5, 7.5, 7 और 8 था आइल्स में, स्टडी वीज़ा में, मास्टर्स के लिए जा रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ नियाग्रा के अंदर, स्टिल ही गॉट द रिजेक्शन, still he got the rejection. He submitted all the documents, LOA भी दिया, फीस भी दी, GIC भी पे किया, 1 ईयर की फुल फीस भी पे करी, अपने अकाउंट में 18 लाख भी दिखाए, सब दिखाया, सब कुछ किया, जॉब भी थी, सैलरी स्लिप भी थी, ITR भी था, still he got the rejection. The reason, you are not having a strong ties to your home country, कि आप स्टडी के बाद वापस नहीं आओगे। कोई भी खुद दूसरा रीजन दे दिया। एवरीबडी नोस कि क्या कोई वहाँ के प्राइवेट तीसमा खान नहीं है, बट दे विल गिव यू एनी काइंड ऑफ रीजंस। सो अगर उनको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर सकते हैं। राइट नाउ करंट सिचुएशन में वीजा ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर के हाथ में पावर है, दे कैन रिजेक्ट योर वीजा अगर उनका दिल करता है। आप कुछ नहीं आगे कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट में जाओगे, अब बात करोगे कि यस व्हाई दे हैव गिवन द रिजेक्शन, इवन वी आर लेजिट, वी आर राइट, स्टिल दे विल गिव यू रिजेक्शन। और जज चाहे तो आपको रहने देगा, नहीं चाहे तो आपके पास टाइम है 1 वीक और 1 मंथ, यू हैव टू गो बैक टू योर होम कंट्री। तो ये सिनेरियो है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ जाने से पहले, कनाडा में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो इफ़ यू कमिंग टू कनाडा मेक श्योर यू हैव बिजनेस माइंडेड। अदरवाइज अगर सोचो कि जॉब मिल जाए तो थोड़ा मुश्किल है।
मतलब बहुत टफ है, मिल भी सकती है इफ यू हैव अ स्किल्स, अदरवाइज नॉट। So video ये पेंड करता हूँ. If you have any question regarding anything, let me know in the comment section. And if you need a mini session 1-to-1, you can DM me on WhatsApp, DM me on Instagram. And if you want to take a session, WhatsApp me or Instagram me. I will definitely help you out. तब तक के लिए goodbye.